अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी, आज हमारे साथ हमारे शो में है कर्नल दानवीर सिंह, जो कि इंडियन टीवी पे आप उनको देखते रहते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और लेकिन आज सर आप कहाँ हैं ज़रा हमें, इससे पहले कि हम बात शुरू करें थोड़ा सा आप ये बताइए कि इस वक्त आप हैं कहाँ, क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है हमें बैकग्राउंड आपका। जी हाँ। मैं इस समय इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में हूँ और मेरा एक पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स का पैशन है और मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ इस समय। उसकी उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसी के ऊपर से लोग जंप करते हैं, टेक ऑफ करते हैं और उसके बाद में इसी पहाड़ी का इस्तेमाल कर कर रिसोरिंग करते हैं और हवा में रहते हैं घंटों घंटों तक। तो वो अभी कार्रवाई करनी है। पहले आपका प्रोग्राम कर लें, उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। तो सर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका विजिट किया उन्होंने। और वहाँ पर उनकी जो पार्लियामेंट है श्रीलंका की, वहाँ पे उनकी एक उन्होंने एड्रेस करना था वहाँ पर, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया श्रीलंका की तरफ से ही। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस है, इंडिया ने कहकर श्रीलंका को और एड्रेस नहीं करने दिया प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा सही होगा बिकॉज श्रीलंका एक प्राउड इंडिपेंडेंट कंट्री है और इस तरीके की मुदाखलत मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर नहीं करता है। आपने देखा कि जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है, वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके साथ में रिलीजियस कल्चरल टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग है, बॉर्डर्स ओपन है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा करके एक चेंज आया, ट्विस्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रीज़ आर इंडिपेंडेंट, अपना खुद मुख्तार हैं और अपना जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर लेते हैं। अगर आपके कंट्री के अंदर इंडिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लेम किया जा रहा है तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि श्रीलंका के अंदर इस समय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चाइना का ज़्यादा है और चाइना और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं। तो ये कहना कि इंडिया के इन्फ्लुएंस से इमरान खान को वहाँ पर डिसअलाउ कर दिया, ये मैं नहीं मानता। कि एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान को उस तरह से डिनायल करवा रहा है अड़ोस पड़ोस में और दूसरी तरफ अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, खबर आ रही है कि इंडियन डीजीएमओ और पाकिस्तानी डीजीएमओ के बीच में सीज फायर का मुआहदा हो गया है। इस बात पर वो सहमत हो गए हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी कम करी जाए, दर्जा हरारत को कम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें विरोधाभासी हैं कि एक तरफ हम पीस कर रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर और दूसरी तरफ हम नेबरिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को परेशान करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो हिंदुस्तान इस लेवल की हरकत पर उतरता है, ये मेरा मानना है। ये इंडिया ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने गिरेबान में खुद झांकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने जैसे एलओसी की बात की, मैं बिल्कुल उसी के ऊपर उसी क्वेश्चन के ऊपर जाने वाली थी। तो क्या समझते हैं आप कि ये एक अच्छा स्टेप है कि टेंशन कम की जाए? पहले तो लोग बहुत एक तरह से मजाक उड़ाते थे, मेरे जैसे लोगों का, जो बार बार ये बात करते थे कि दोनों कंट्रीज में जो है वो टेंशन कम होनी चाहिए और कहते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया एलओसी के ऊपर। तो आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में कोई उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ये स्टेप बहुत अच्छा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ की समझ आ गई है और इस तरीके के संकेत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और इमरान खान ने 5 अगस्त के आसपास दिए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान के साथ अमन व अमान की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि ये XYZ कारणों की वजह से है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस दिशा में भी एक पहलकदमी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉर्डर्स के ऊपर जो कशीदगी थी, जो बम गोली की जो बारिश एक दूसरे के इलाकों में होती थी, अब वो थम गई है और इसके आगे इम्कान है कि और बेहतर रिलेशनशिप बनेंगे और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये बहुत राहत की बात है जो लोग बॉर्डर्स पर रहते हैं, जो इस चीज़ को दिन और रात झेलते थे। उनकी ज़िंदगी जो थी वो मामूल की नहीं थी और वो एक बहुत ही टेंशन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत ही खुशामदीद खबर है
और ये अच्छी बात है। और उनके अलावा फिर ओवरऑल मुल्कों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक डाउनटर्न है चारों तरफ, पूरी तरफ दुनिया में कोविड कोरोना के चक्कर में, और हम हजारों लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दें, ज़ाया कर दें एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करके, और पैसा अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ हम कीमती जानें भी बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पे जो कार्रवाई हुई है, और ये बहुत सराहनीय है। इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एट द सेम टाइम फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वी विल बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, जो हमारे जो सीनियर्स जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने गार्ड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी आतंकवादियों की जो संख्या है बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। सो विदाउट लोअरिंग आवर गार्ड वी वेलकम दिस पीस इनिशिएटिव बाय बोथ द कंट्रीज। तो सर आप क्या समझते हैं, पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस चीज को आगे लेके जाने में पाकिस्तान को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि फिर भारत की तरफ क्या चैलेंजेस है और भारत को क्या क्या करना चाहिए ताकि इस चीज को आगे लेके चला जाए जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। भारत की पिछले 30 साल से एक ही डिमांड है कि सारे मसलों पर बात होगी, खुल के होगी, तह दिल से होगी, लेकिन आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना बंद कर दें और कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजना बंद कर दें। जितना आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दें, और आजकल के ज़माने में कोई चीज़ छुपी नहीं है, वो सब नज़र आ जाती है। आप ऐसी कार्रवाई करेंगे, आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमको वैसे ही पता चल जाएगा। तो अगर ये एक कार्रवाई कर देते हैं आप, तो पूरा एक खित्ता जो है ये अमन की राह पर चल पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है हमारे रिलेशंस के बीच में, और मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ आने लगी है कि जो रास्ता इन्होंने ये इख्तियार किया था, जिहाद और कट्टरपंथी इस्लाम का रास्ता, जिससे कि उन्होंने अपनी सोसाइटी का भी नुकसान कर लिया है, साथ साथ जो रिलेशनशिप थे इंडिया और अफगानिस्तान के, वो तो उनका सत्यानाश हुआ ही हुआ है। और दुनिया में भी जो साख थी, मुल्क की जो रिस्पेक्ट थी, वो भी काफ़ी कम हुई है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, वो ये है कि आतंकवादी शिविरों को बंद किया जाए, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद किया जाए, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारी आपस के बीच में जो रिलेशंस हैं, दिन दुगने रात चौगने बेहतर होंगे, बेटर होगा, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बिल्कुल शुरू होगा, तिजारत शुरू होगी, ट्रेड होगा, एंड आप देखेंगे कि इलाके में खुशहाली होगी। तो एक ही चीज़ है जो कि बार बार हिंदुस्तान दोहराता है, और हमारे जैसे लोग भी ये चीज़ को दोहराते हैं कि आतंकवाद को बंद कर दें, बाकी सब चीज़ों के मसलों के हल निकल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल ना निकाला जाए आपस में बैठ के बात करने के अलावा। सर पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि जी वो नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम दिया गया है उन टेररिस्ट को, और हमेशा कोशिश करता है, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा यही कहती है कि जी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को और पाकिस्तान आर्मी को या एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि दोनों देशों के बीच में नहीं चाहते कि अमन हो, उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग अफगानिस्तान की साइड से भी एंटर होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी छुपे हुए हैं, और एक तरह से ना वो गवर्नमेंट में है ना वो स्टैब्लिशमेंट में है, वो एक अलग ही जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीमिज्म वाले लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर पाकिस्तान का और सबका नाम खराब करते हैं। तो पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है कि उनको रोका जा सके? बॉर्डर पे तो लोग खड़े हैं बिल्कुल चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता रहता है, आपके सामने है। देखिए, मेरा बड़ा तजुर्बा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और मैं आपको बड़े मजबूती के साथ ये बता दूं कि ये जब कार्रवाई होती है तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल मुलव्विस होती है। जो कम्युनिकेशन रेडियो सेट पर होते हैं, चाहे वो सीक्रेसी मोड में ही हो, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, उनको समझा जाता है, और जब आगे लाइन ऑफ कंट्रोल तक इन आतंकवादियों को लेकर एक रिलीज पॉइंट पर लाके छोड़ा जाता है, तब भी उनको ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्जर्वेशन के बाद से जब इनके ट्रैक लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, तो इनको फायर से इंटरडिक्ट भी किया जाता है, खत्म भी किया जाता है। 99% ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स आर
foiled by the Indian Army because of intervention of technology and human resource. तो ये बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कह ले, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि नॉन स्टेट एक्टर्स के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लोग चलाते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स जब लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्च पैड पर आते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी के निगरानी में आते हैं, और उसके बाद जब ये इन्फिल्ट्रेट भी करे जाते हैं तो गाइड्स का चयन करना, गाइड्स को निर्धारित करना, रूट सिलेक्ट करना, और ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से होती है। और जब ये इन्फिल्ट्रेशन शुरू होती है तो उसी इलाके के अंदर फायरिंग शुरू होती है, और जिस इलाके में फायरिंग होती है तो वो ऐसे ही शौकिया नहीं हो रही होती है, बम पटाखे ईद और दिवाली के लिए नहीं बन रहे होते हैं। उनके एवज में नीचे एक ट्रैक चल रहा होता है जिसको इन्फिल्ट्रेट करना है। लेकिन वो बात और है कि अब इतने सालों में हम भी खिलाड़ी बहुत मजबूत हो गए हैं, हमें भी अच्छी तरह पता है कि अब ये क्या कार्रवाई हो रही है और इसको कैसे डील करना है। इसीलिए हम 99% इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाए हैं, और वही नतीजा है कि कश्मीर के अंदर अब अमन व अमान की हवा बहने लगी है। सर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का इशू जब तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक ये जो भी एक्सट्रीमिज्म वाले हैं या आप टेररिस्ट कह लें, किसी न किसी तरफ से निकलते रहेंगे? और कश्मीर में भी आपके यहाँ अभी तक यही कहा जा रहा है कि लोगों को दबाया जा रहा है, और वहाँ पर लॉकडाउन और इंटरनेट का प्रॉब्लम और ये सब कुछ मुसलसल कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ लोग हैं कश्मीर में जो कि चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी बात को सुने और 370 का इशू भी जो है उसको सॉल्व किया जाए। देखिए, 370 का तो इशू है वो हमारी तरफ से सॉल्व हो गया है, लेकिन जहाँ तक ओवरऑल कश्मीर का इशू है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे वो हमारा कश्मीर हो, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। जैसा मैंने बोला कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता है, और इसकी एक ही शरायत है जो मैंने अभी बताया, वो हिंदुस्तान की शरायत है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर दें, आतंकवाद के नल बंद करें, आतंकवाद की पाइप लाइन को उखाड़ के फेंकें। उसके बाद आइए, बैठिए, बात करिए, आपको किस किस मुद्दे पर बात करना है, क्या बात करनी है, वो सारी बात की जा सकती है। और ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले बात नहीं हुई है। मैं आपको याद दिला दूं कि मुशर्रफ और आडवाणी के टाइम में भी ये बात हुई थी, और एक तरीके से एक समझौते तक हम पहुंच भी गए थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, क्योंकि ना हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं, ना आप में सलाहियत है कि वो श्रीनगर पर आप अपना परचम लहरा दें। तो जब ये जमीनी हकीकत है, ना हम आगे जा सकते हैं ना आप यहाँ आ सकते हैं, तो क्यों ना बैठकर इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए एक अलग तरीके से। अब वो बदकिस्मती है इस खित्ते की कि वो इस तरीके का कोई मुआहदा उस समय नहीं हम पहुंच पाए, और जो भी है बहरहाल, तो अगर अभी भी ये रियलिटी पाकिस्तान को भी समझ में आ गई है, अच्छी तरह समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान कहाँ है, अब हिंदुस्तान किस लेवल पे है, या आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड है वो अब अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस जा रहा है, उसको वो खाली करना पड़ गया, उसको मुंह छुपाना नहीं समझ में आ रहा कि कैसे छुपाया जाए। तो जब अब्बू चले हैं तो बेटे तो उनको मान लेना चाहिए कि अब बैठ के बात कर लें और मैटर को सॉल्व कर लें, क्योंकि जब चाइना को ये बात समझ में आ गई तो पाकिस्तान को क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, और मेरे को लग रहा है कि ये जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है, ये पहला संकेत है, पहला इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ रही है। सर, इमरान खान साहब जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इंडिया में इतने फेवरेट नहीं है जैसे पहले नवाज शरीफ साहब थे या कोई और इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी पाकिस्तान में फेवरेट नहीं है। आपको लगता है ये दोनों लोग मिलके कुछ ऐसा कर सकेंगे जो कि अच्छा हो दोनों देशों के लोगों के लिए, और दोनों जगह पे, ताकि ये लोग पसंद किए जाएं और दोनों फेवरेट हो जाएं? फेवरेट ना सही, लेकिन कम से कम इतना ज्यादा नेगेटिव जो बोला जाता है हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए और इंडिया में इमरान खान साहब के लिए, तो उसमें से ये निकल पाएंगे? ये चैलेंज है दोनों को, आप समझते हैं? देखिए, मैं इस आपकी आवाज नहीं आ रही सर। पॉपुलैरिटी
एक सेकेंड को ज्यादा, इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी को ज्यादा वेटेज नहीं। एक सेकेंड। हाँ, बीच में ये कनेक्टिविटी इशू आ गया था, अभी सुनाई दे रहा? जी सर, अभी सुनाई दे रहा है। आप प्लीज रिपीट कर दीजिएगा आप जो कह रहे थे। तो पैच, देखिए, मैं किसी लीडरशिप की पॉपुलैरिटी को मुल्कों से बड़ा नहीं मानता। मुल्कों के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक मेमोरी है, इतिहास है, हिस्ट्री है। तो अगर मुल्कों में ये डिसीजन किया जाए, लिया जाए कि हमें मामूल के रिलेशन बनाने हैं, तो मेरे ख्याल से इमरान साहब की पॉपुलैरिटी इंडिया में और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर इनके कदम अमन व अमान की तरफ बढ़ेंगे तो आप मेरे से मान के चलिए कि दोनों तरफ के मुल्कों के बाशिंदे जो नागरिक हैं वो इस चीज़ को सराहेंगे, दे विल अप्रिशिएट दैट। एंड उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की कोई कार्रवाई हो और इस खित्ते के अंदर जो पिछले 70 साल से एक बेवकूफ़ी के तले पिस रहा है, एक दुश्मनी जबरदस्ती की बनाई हुई है, उसको दरकिनार करके और अमन के रास्ते पे चलें और लोगों में खुशहाली लाएं। क्योंकि गुर्बत हमारी एक बहुत बड़ी दुश्मन है जिसके ऊपर हमें काबू करना है। दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो हम लोगों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर ये दोनों लीडरान अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो आई एम वेरी श्योर कि लोग इस चीज़ को सराहेंगे, हमारे यहाँ इमरान खान को और आपके यहाँ मोदी जी को। बिल्कुल ठीक। और सर, आखिरी में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि चाइना के साथ आप क्या देखते हैं कि इंडिया के रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं, और कब आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर हो सकेंगे, या उसी तरह से आप लोग को बॉर्डर के ऊपर जो हम देख रहे हैं टेंशन बनी हुई है, वो आप समझते हैं कि दोबारा भी हो सकती है, या ये कब तक बनी रहेगी? ये बिल्कुल नहीं बनी रहेगी। अभी आपको मालूम ही है कि बॉर्डर टेंशन पे एग्रीमेंट्स हो गए हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन थी वहां से चाइना अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस जा चुका है। और चाइना बहुत स्मार्ट है, चाइना बेवकूफ़ मुल्क नहीं है, चाइना बहुत स्मार्ट है। चाइना इकोनॉमिक्स को आगे रखता है और बाकी चीज़ें पीछे रखता है। इतने दिनों की तनातनी में आपने एक बार भी कोई रिटोरिकल कोई बात नहीं सुनी होगी, एक बार भी कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं सुनी होगी। और टेबल पे बैठकर बात हुई और वो वापस चला गया। वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा तरजीह देता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस तनातनी के बाद अब चाइना कभी इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि उसको ये ज़रूर समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान बिल्कुल बदला हुआ है और आप उसको उस तरीके से नहीं डील कर सकते जैसे अभी तक करते आए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि चाइना दोबारा से कोई इस तरीके की कार्रवाई करेगा। लेकिन चाइना तो सर एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी वाली कंट्री है, तो वैसे इस तरह की चीज तो भारत की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। और भारत को भी जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के ही, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पंगे लेने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि भारत से भी कहीं गलती हो गई जिस वजह से बात इतनी आगे तक चली गई? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। भारत कभी पंगे नहीं लेता है। भारत की शुरू से ये नीति है कि हम दूसरों के उसमें कोई लड़ाई आज तक मैनी 1000 ईयर्स। तो जो हमारा जो कोर कल्चर है उसके अंदर आप एक भी मिसाल नहीं बता सकते कि हमने किसी भी मुल्क पर, किसी भी इलाके पर फौजें भेजकर हमला किया हो और उस पर कब्जा किया हो। तो ऐसा ना हमारा कल्चर है, ना हमारी संस्कृति है और ना हमारा ऐसा नेचर है। लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी दिफा बहुत मजबूती से करते हैं और वो कर रहे हैं, और वो चाइना को समझ में आ गया है। तो हम कोई पंगे नहीं लेते हैं, लेकिन चाइना को भी समझ में आ गया कि उसको भी पंगे नहीं लेना चाहिए, और चाइना अब नहीं लेगा, ये मैं आपको अश्योर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। एंड आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे अपना जो आप हॉलीडेज पे गए हुए हैं, और हमें उसकी भी जरूर वीडियो आप अपलोड किएगा। हम देखना चाहेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको इनवाइट थैंक किया। यू सो थैंक मच यू। सर, थैंक यू।